तो हम यहाँ लिखने वाले हैं एक्टिविटी 1.1 की केमिकल रिएक्शन। हमने पढ़ा था ना कि केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो अगर हमें किसी को बताना हो कि एक्टिविटी 1.1 में क्या हुआ तो हम एक केमिकल रिएक्शन लिख सकते हैं, जैसा कि ये लिखा है, मैग्नीशियम रिएक्ट हुआ ऑक्सीजन के साथ और उसने दे दिया हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड। बट बाकी जो यहाँ पर रिएक्शंस दे रखे हैं, यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, 2H2 प्लस O2 और फिर यहाँ दूसरी साइड पे लिखा हुआ है 2H2O। ये क्या है? और एक जगह लिखा हुआ है CH4 प्लस 2O2, फिर लिखा हुआ है CO2 और प्लस लगा के लिख दिया 2H2O। ये क्या है? यहाँ पर लिखा हुआ है 1 कार्बन एटम 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और फिर यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ है C और लिखा हुआ है ब्रैकेट में S और यहाँ पर ये ट्राइंगल जैसा कुछ बना रखा है एरो के ऊपर। ये सब क्या है? क्या आपको भी नहीं पता? अगर नहीं पता तो फिर बने रहिए मेरे साथ। इस वीडियो में हम यही सब पढ़ने वाले कि हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन और कितने अच्छे तरीके से हम अपनी केमिकल इक्वेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं किसी के सामने, यही हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सो वेलकम बैक टू साक्षीज विद साधना। पहले हम देख लेते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो देखिए, हमने 3 एक्टिविटी पढ़ी थी इससे पहले के वीडियो लेक्चर में। तो उस सब एक्टिविटी में क्या हो रहा था ना कि रिएक्शंस हो रहे थे। सबसे इजी जो एक्टिविटी थी हमारी पहली वाली, उसमें मैग्नीशियम को हम बर्न कर रहे थे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिससे हमें मिल रहा था मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो चलो उसी को लेके चलते हैं, दिमाग में आप उसी को सोचिए क्योंकि वो इजी है, इजी टू रिमेम्बर। अब हम देख लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। केमिकल रिएक्शन, a process in which one or more substances, the reactants, are converted to one or more different substances। देखिए, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, आप ये जो वर्ड आए हैं द रिएक्टेंट्स और द प्रोडक्ट, इनको थोड़ी देर के लिए यहाँ से हम हटा देते हैं। अब इस डेफिनेशन को पढ़िए, a process in which one or more substances are converted to one or more different substances। ठीक है, यानी एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस कन्वर्ट हो जाते हैं एक या एक से ज्यादा दूसरे सब्सटेंस में। ऐसा ही तो हुआ था एक्टिविटी 1.1 में। हमारे पास मैग्नीशियम था और ऑक्सीजन था। जब उनका रिएक्शन हुआ तो हमें एक बिल्कुल ही अलग चीज मिल गई जो मैग्नीशियम ऑक्साइड थी, है ना, नई चीज मिल गई। तो बस उन्हीं का हमने यहाँ नामकरण कर दिया है। जो चीजें पहले मौजूद थी, जिनसे हम कुछ चीजें बना रहे हैं, उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट। और जो चीज रिएक्शन के बाद हमें मिल रही है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के बाद ही तो बनता है फैक्ट्रीज में। तो इस तरीके से आप याद रखिए। तो जो पहले चीजें अवेलेबल थी लाइक मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन था, वो हो गए रिएक्टेंट। और बाद में हमें जो रिजल्ट आया रिएक्शन के बाद, जो प्रोडक्ट मिला, वो हो गए प्रोडक्ट। और यहाँ सिर्फ एक ही प्रोडक्ट था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। प्रोडक्ट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं और रिएक्टेंट भी एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, सब्सटेंसेस जो हमने इसमें लिए केमिकल रिएक्शन में, या तो वो केमिकल एलिमेंट्स हो सकते हैं या फिर कंपाउंड। आई होप आपको ये तो अंतर पता ही होगा कि एलिमेंट और कंपाउंड में क्या अंतर होता है। एलिमेंट में सेम ही एटम्स होते हैं और कंपाउंड एक मिक्सचर होता है। एलिमेंट बात करें तो लाइक O2 ऑक्सीजन, इसमें सिर्फ ऑक्सीजन है, लेकिन अगर कंपाउंड देखा जाए H2O, उसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। ठीक है, क्लियर ना? आगे बढ़े। अब हम देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो केमिकल इक्वेशन को समझने से पहले
हम इसकी डेफिनेशन को भी देख लेते हैं तो इजी रहेगा समझना। A chemical equation is a shorthand representation of chemical reactions using symbols and formulae of substance involved in chemical reaction। नहीं समझ में आया? समझाते हैं। देखो, हमने ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन का जो रिएक्शन किया था और अभी मैंने आपको बताया कि ये रिएक्टेंट है और जो हमें मिलता है रिएक्शन के बाद वो प्रोडक्ट है। ठीक है, ये तो आपको पता है और ये एक्टिविटी भी आपको अच्छे से समझ में आ गई थी। अब इतना लंबा लिखेंगे तो हमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है, टाइम जाएगा और पेपर वेस्ट होगा, है ना? होता है पेपर वेस्ट। अभी तो यहाँ सिर्फ 2 ही रिएक्टेंट हैं, अगर मान लीजिए एक और आ जाए और यहाँ तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, मान लीजिए और ज़्यादा आ जाए तो फिर तो कॉपी बढ़ जाएगी, टाइम वेस्ट होगा। इतनी बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स, इतने बड़े बड़े कंपाउंड के नाम कौन लिखेगा? तो इसके लिए एक तरीका निकाला कि क्यों ना हम शॉर्ट तरीके से लिखें, शॉर्ट हैंड। तो आजकल शॉर्टकट का ज़माना जो है, तो इस इक्वेशंस को भी हम शॉर्ट में लिख सकते हैं। और जो केमिकल इक्वेशन होती है वो इस केमिकल रिएक्शन का ही एक शॉर्ट रूप होती है। लिखा है ना, शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। और इस शॉर्ट हैंड इक्वेशन को बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो सब्सटेंस हमने लिए हैं इनके सिंबल और फॉर्मूले का यूज करते हैं। अभी मैं आपको आगे समझाऊंगी वन बाय वन स्टेप के साथ। अब पढ़ लेते हैं बुक में क्या दिया हुआ है। एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, एक्टिविटी 1.1 को हम ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन इट्स गेट कन्वर्ट इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न किया ऑक्सीजन में, जलाया, तो वो कन्वर्ट हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड में। This description of a chemical reaction in a sentence form is quite long। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर इस तरह की बात को हम एक सेंटेंस में लिखेंगे तो काफी लंबी हो गई ना। देखो यहाँ वैन से लेके पूरा मैग्नीशियम ऑक्साइड तक इतना लंबा डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा अगर हम इस सेंटेंस में लिखें तो, इसीलिए इट कैन बी रिटन इन अ शॉर्टर फॉर्म। हम एक शॉर्टर फॉर्म निकाल लिया। द सिंपलेस्ट वे टू दिस इज टू राइट इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन। और देखिए वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में हम इस तरीके से लिख सकते हैं, वर्ड मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, क्योंकि ये मिलके बना रहे हैं, प्लस इसको बोल सकते हैं गिव्स, एरो को बोल सकते हैं गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैंने आपको बताया था ये हो गए रिएक्टेंट और ये हो गए प्रोडक्ट। अभी हमने एस नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही हमें प्रोडक्ट मिला है। अब देखिए, द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन 1.1 मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट। मैं आपको ये समझा चुकी हूँ बट बुक में भी लिखा है, एक बार और देखते हैं कि जो यहाँ पर दे रखे हैं पहले और जिनके साथ केमिकल रिएक्शन हो रहा है उनको हम रिएक्टेंट कहेंगे। और जो नया सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग रिएक्शन एज प्रोडक्ट। और जो नया सब्सटेंस बन रहा है आफ्टर द रिएक्शन उसको हम कहेंगे प्रोडक्ट। अब देखिए, अ वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू products through an arrow placed between them। और यहाँ जो ये एरो दिया है, इस एरो से हमें क्या पता पड़ता है कि ये जो रिएक्टेंट है ये चेंज हो गए प्रोडक्ट में। तो एरो से हमें ये कन्वर्जन का पता चलता है। द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड को शॉर्ट में लिख सकते हैं LHS विथ प्लस बिटवीन देम। और जैसे यहाँ पर एक रिएक्टेंट होता तो प्लस की जरूरत नहीं है, बट एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो इन दोनों के बीच में हम यहाँ प्लस लगाएंगे। अगर एक और होता तो ऑक्सीजन के बाद यहाँ प्लस लगाते, ठीक है। फिर वैसे ही प्रोडक्ट आर रिटन ऑन राइट हैंड साइड विद अ प्लस साइन बिटवीन देम। और उसी प्रकार यहाँ पर सिर्फ एक प्रोडक्ट है, अगर एक और होता तो हम यहाँ प्लस लगाते फिर दूसरा लिखते, ठीक है।
अब द एरो हेड पॉइंट्स टूवर्ड्स द प्रोडक्ट एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। और आपको ये भी देखना है कहीं आप उल्टा एरो ना बना दो। एरो का जो ये डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा कि ये इस तरफ जा रहा है, इसी तरफ तो जा रहा है। रिएक्शन होने के बाद हमें प्रोडक्ट ये मिला ना, तो इसका डायरेक्शन भी इस तरह से होगा। आगे देखें। अब मेन बात यही है इस वीडियो की कि हमें केमिकल इक्वेशन लिखनी कैसे है, वही हम सीखेंगे। इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशंस? देखिए अभी तो हमने ये देखा कि हम वर्ड इक्वेशंस को लिख सकते हैं, लेकिन उसमें भी जो स्पेलिंग होती है काफ़ी बड़ी होती हैं, और अगर दो से ज़्यादा कंपाउंड्स का यूज़ करने लगे और प्रोडक्ट भी दो से ज़्यादा 3-4 प्रोडक्ट बन के आए तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है लिखने में, टाइम भी जाता है ना। तो इसलिए हमने और शॉर्टर वे निकाल लिया, जो कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि हम सिंबल और फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। Chemical equations can be made more concise and useful if we use chemical formulae instead of words। तो देखिए हम क्या करेंगे, वर्ड्स की जगह अब फॉर्मूले का यूज करेंगे। केमिकल इक्वेशंस रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन, और ये तो आपको पता ही है कि केमिकल इक्वेशन से हमें क्या पता पड़ता है, केमिकल रिएक्शन के बारे में। इफ यू रिकॉल formula of magnesium, oxygen and magnesium oxide, the word equation can be written as। क्या आपको पता है कि इनके फॉर्मूले और सिंबल क्या होते हैं? पता नहीं है तो पता कर लो, इनको याद कर लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बिना आप कैसे केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, इसलिए आपको ये याद होने चाहिए। देखिए मैग्नीशियम को हम लिखते हैं Mg, ऑक्सीजन के लिए लिखेंगे O2, देन इट गिव्स, इनके बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, देन एरो का डायरेक्शन प्रोडक्ट की तरफ करेंगे, और जो ये दे रहे हैं इट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये हो जाएगा MgO। क्लियर? काउंट एंड कंपेयर the number of atoms of each element on LHS and RHS of the arrow। अब देखिए हम अब यहाँ से ये सीखना स्टार्ट कर रहे हैं कि हमें कैसे केमिकल इक्वेशन लिखनी है, बनानी है, इसलिए ध्यान से सुनिए मेरी एक एक बात को। अब हमें क्या करना है कि हर तरफ जो इक्वेशन है उसके जो एटम प्रेजेंट है एलिमेंट में उन्हें काउंट करना है, LHS के भी और RHS। Is the number of atoms of each element the same on both side? क्या मान लीजिए जो दोनों साइड पे अभी हमने जैसे देखा Mg इधर लिखा था और दूसरी जगह लिखा था MgO, तो हमें देखना है कि इनके एटम्स इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल नहीं है तो इट इज आवर ड्यूटी कि हम इन्हें इक्वल करें, यानी कि बैलेंस करें। ठीक है, अगर ये बैलेंस नहीं है, लिखा है इफ यस देन द सिचुएशन इज बैलेंस्ड। अगर ये बराबर है तो हम कहेंगे कि इक्वेशन बैलेंस्ड है, और अगर ये बराबर नहीं है तो हम कहेंगे इक्वेशन अनबैलेंस्ड है। और बिकॉज द मास इज नॉट द सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। क्यों? क्योंकि अगर एक तरफ मान लीजिए 1 mg है और दूसरी साइड प्रोडक्ट साइड 2 mg है, तो ये बैलेंस कैसे होगा? तराजू में भी तो बराबर होने चाहिए ना दोनों, वैसे ही इक्वेशन में भी दोनों साइड बराबर होनी चाहिए। अगर रिएक्टेंट की साइड 1 mg है तो प्रोडक्ट की साइड भी 1 mg होना चाहिए। अगर कोई भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो फिर हम उसको कहेंगे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन। Equation 1.2 is a skeletal chemical equation for the burning of magnesium in air। और अभी हमने जो एक इक्वेशन देखी थी वो स्केलेटल थी, यानी कि वो एक पूरी तरीके से बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं थी। आगे हम और देखेंगे कि हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। स्टेप्स दिए हुए हैं आपकी बुक में, तो 1 बाय 1 एक एक स्टेप को गो थ्रू करेंगे। अब देखने वाले हैं यहाँ से कि स्टेप बाय स्टेप हम कैसे चीज़ों को सीखें। 1.1.2
balanced chemical equations. Recall the law of conservation of mass that you studied in class 9th. तो आप ध्यान करिए कि आपने क्लास 9th में पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और अगर याद आ गया हो तो कमेंट में लिख के बताइए ज़रा मुझे। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, है ना, कि जो मास होता है उसको ना तो हम बना सकते हैं ना ही बिगाड़ सकते हैं किसी भी एक केमिकल रिएक्शन में। तो इसी प्रॉपर्टी पर बेस होती है ये हमारा बैलेंस करना, इसलिए दोनों जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड है ये इक्वल होनी चाहिए। दैट इज the total mass of the element present in product of chemical reaction has to be equal to the total mass of the elements present in the reactants। इसका मतलब ये है कि जो टोटल मास होगा रिएक्टेंट की साइड में वो बराबर होना चाहिए प्रोडक्ट के, मतलब दोनों साइड, जो एरो की जो दो साइड है ना, जैसे ये बीच में एरो है यहाँ, तो इस साइड रिएक्टेंट और इस साइड प्रोडक्ट, दोनों के जो टोटल मास है वो इक्वल होना चाहिए, तभी तो वो बैलेंस होगा। लाइक सीसो पे अगर कोई मोटा आपका दोस्त है जो आपसे थोड़ा मोटा है, वो बैठ जाए तो आप ऊपर उचक जाते हो एकदम से, है ना। तो वो चीज़ नहीं करनी, हमें एक ऐसा ही दोस्त देखना है जो सीसो को एकदम बैलेंस कर दे, ठीक है। इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स रिमेन द सेम, और इसीलिए बैलेंस करने के लिए हमें नंबर ऑफ एटम्स जो है ना हर एलिमेंट के, उनको क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। हैंस वी नीड टू बैलेंस स्केलेटल केमिकल रिएक्शन। और देखिए 1 मार्क में ये पूछा जा सकता है कि हम अनबैलेंस्ड इक्वेशन को और किस नाम से जानते हैं, तो आप याद रखिएगा कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम स्केलेटल इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। कई बार पेपर में स्केलेटल लिखा रहता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ ही नहीं पाते, इसलिए इस चीज को याद रखिएगा। अब आपको एक इक्वेशन दी है, लेट अस लर्न अबाउट बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे कि हम कैसे किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी है आपको, ये एक्टिविटी में हमने 1.3 में किया भी था, जिंक को एसिड के साथ किया था ना, जिंक ग्रैनुअल्स को, एक्टिविटी 1.3। आपने नहीं देखी वीडियो तो आप चाहिए, वैसे मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से भी प्ले कर सकते हैं। तो देखिए एक्टिविटी में क्या था, पहले हमने इसका वर्ड फॉर्म लिखा जिंक, और जिंक ग्रैनुअल्स में हमने डाला था एसिड। इसकी जगह सल्फ्यूरिक एसिड की जगह आप HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ले सकते थे, और इनके बीच में लगा दिए प्लस, एरो का जो डायरेक्शन होगा वो प्रोडक्ट की तरफ होगा, और फिर हमें यहाँ मिलता है जो प्रोडक्ट वो है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। इतना सबको आता होगा, ये बहुत इजी सा स्टेप है। आगे देखते हैं इसके बाद का क्या स्टेप होगा। अब लेकिन सिर्फ हमने जो पढ़ा कि इतना बड़ा बड़ा हम कैसे लिखेंगे ना, तो हम वर्ड में नहीं लिखेंगे, हम इन्हें फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि अब आप जो सीख रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आपको इसी तरीके से आगे इक्वेशंस बनानी है। तो जिंक का Zn कर लिया, सल्फ्यूरिक एसिड का अगर आपको नहीं पता तो याद करो H2SO4, जिंक सल्फेट हो गया ZnSO4, और हाइड्रोजन हो गया H2। ठीक है, इतना हमने कर लिया, इनको इनके सिंबल और फॉर्मूले में लिख लिया। अब यहाँ से पूरा खेल स्टार्ट होता है ध्यान लगाने का, जिससे हम बैलेंस कर सकते हैं केमिकल इक्वेशन को। लेट अस एग्जामाइन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एरो। अब हमें दोनों साइड का ना बैलेंस देखना है कि ये बैलेंस है या नहीं है। तो चलो इसमें क्या क्या है, पहले यहाँ पे देखो जिंक लिखा है ना, तो हमने यहाँ पर जिंक ले लिया। अब ये है LHS साइड, यानी आप इतना लंबा ना लिखो तो सिर्फ रिएक्टेंट लिख सकते हो, और प्रोडक्ट। अब जिंक देखो, यहाँ एक जिंक है, हमने 1 लिख दिया, फिर यहाँ पर भी एक ही जिंक है तो हमने यहाँ 1 लिख दिया, यानी जिंक इज बैलेंस्ड। अब देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है
यहाँ भी 2 है, तो हमने अगेन बैलेंस है ये दोनों साइड 2। अब यहाँ पर आ गई बात सल्फर की, सल्फर यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है और प्रोडक्ट में भी 4 है, यानी कि ये तो सारे बैलेंस्ड हैं। As the number of atoms of each element is the same on both sides of the arrow, equation 1.3 is balanced chemical equation। और देखो यहाँ हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये जो इक्वेशन थी ये बैलेंस थी। अब आप सीख गए कि हमें क्या करना है, हमें LHS यानी रिएक्टेंट के नंबर ऑफ एटम्स गिनने हैं कि वो इक्वल है कि नहीं नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट यानी RHS के, ठीक है। तो यहाँ तो हमने छोटा सा जो ऑलरेडी बैलेंस दिया था उसे समझ लिया। अब हम करेंगे एक दूसरी केमिकल इक्वेशन को सॉल्व, और इसे हमें बैलेंस करना है। इन्हें पहले ही बता दिया कि आपको बैलेंस करना है, इट मीन्स ये बैलेंस नहीं है, इट इज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो लिखा है Fe प्लस H2O gives Fe3O4 प्लस H2। तो ये है आपकी इक्वेशन। अब इसे करना है आपको बैलेंस। वैसे दिख भी रहा है कि ये बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है, देखो यहाँ पर एक ही Fe है, यहाँ पर 3 है, तो चलो करें बैलेंस। पहला स्टेप क्या था हमारा, टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन first draw boxes around each formula, do not change anything inside the boxes while balancing the equation। देखो ऐसा लिखा है, लेकिन ये अभी आप सीख रहे हैं ना, इसलिए इस तरह से कर लीजिए। जब आप सीख जाएंगे तो आपको इतने सारे स्टेप्स परफॉर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इन चीज़ों को कर पाएंगे। चलो अभी जैसा दिया है वो कर लेते हैं। बॉक्स बना दिए हमने। सेकेंड स्टेप क्या है, list the number of atoms of different elements present in unbalanced equation। और अब हम जरा लिख लेते हैं कि क्या कितना अंतर है। तो चलो Fe आयरन, यहाँ पर 1 है प्रोडक्ट में, देखो 1 है ना, और यहाँ 3, यहाँ पर 3 है। देन यहाँ देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 2, और यहाँ है हाइड्रोजन 2, तो चलो हाइड्रोजन तो बैलेंस है। ऑक्सीजन प्रोडक्ट में सॉरी रिएक्टेंट में ऑक्सीजन है 1 और प्रोडक्ट में है 4, तो यानी आयरन और ऑक्सीजन जो है हमारा Fe और O ये बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4। अब इसी को तो हमें बैलेंस करना है। स्टेप 3 देखते हैं। It is often convenient to start balancing with the compound that contains the maximum number of atoms। ऐसा बोला जाता है कि काफी इजी पड़ेगा अगर आप उस कंपाउंड को लेके चलें जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स मौजूद है। और आप किसी भी कंपाउंड को ले सकते हैं, चाहे वो रिएक्टेंट हो और प्रोडक्ट हो, और इस कंपाउंड में हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स को देखना है। और इस क्राइटेरिया को यूज करते हुए हमने यहाँ पर Fe3O4 को ले लिया है, क्योंकि अगर आप देखें इस इक्वेशन में, तो इस इक्वेशन में देखिए आपको सबसे ज्यादा जो एटम्स देखने मिल रहे हैं वो इसी में देखने मिल रहे हैं, तो हमने Fe3O4 ले लिया है। नीचे देखिए इक्वेशन लिखी है, मैंने रेड मार्क किया है, हमने Fe3O4 को ले लिया है। अब देखिए देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम्स, और देखिए अगर आप देखें RHS में यानी प्रोडक्ट साइड, तो यहाँ पर ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 4 हैं। 4 आपको दिखाई दे रहा है, ये है 4, और यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 है, ठीक है। अब चलो बैलेंस करते हैं। एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इनिशियल और उसके बाद टू बैलेंस। अब हमें क्या करना है, रिएक्टेंट में जो ये H2O है 1 है, हमें यहाँ पर 4 की मल्टीप्लिकेशन कर देनी है, और प्रोडक्ट में हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना अभी, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहाँ पर लिख दिया 4, तो इससे जो ऑक्सीजन है वो 4 हो गया, और यहाँ तो पहले से ही ऑक्सीजन 4 था, तो देखो ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो गया। तो अभी ये आधा ही बैलेंस हुआ है, पार्टली बैलेंस्ड है, क्योंकि अभी हमने आयरन को बैलेंस नहीं किया। अगर आप देखें यहाँ पर RHS में 3 है और यहाँ LHS में 1 ही है, तो अभी हमें इसे भी बैलेंस करना होगा।
To equalize the number of atoms, it must be remembered that we cannot alter the formula of the compounds or element involved in reaction. और देखो ऐसा मत कर देना कि बैलेंस करने के लिए आप क्या करें, फॉर्मूला ही चेंज कर दे। Fe3O4 जो फॉर्मूला है वो वही रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड अगर CO2 है तो CO2 ही रहेगी, ठीक है, फॉर्मूला चेंज नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि अगर आप आलू तुलवा रहे हो सब्जी लेने के लिए तो वो बैलेंस नहीं मेल खा रहा हो तो आप भिंडी तोड़ लो, ऐसा नहीं करना, आपको फॉर्मूला चेंज नहीं करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स वी कैन पुट कोफिशिएंट। हम कोफिशिएंट लगा सकते हैं, जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा होगा ना, वेरिएबल्स होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं, तो हम कोफिशिएंट लगा सकते हैं उनके आगे। जैसे हमने अभी 4 लगाया था ना यहाँ, ये कर सकते हैं, लेकिन ये H2O से खिलवाड़ नहीं कर सकते, या 2 की जगह 3 नहीं लिख सकते, ठीक है, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। अब आगे देखो, आगे हमारा जो स्टेप 4 है वो देखेंगे। FeNH, आयरन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर स्टिल नॉट बैलेंस्ड। अभी ये तो बैलेंस नहीं है, क्योंकि पहले हाइड्रोजन बैलेंस था, 2 थे, लेकिन यहाँ 4 लगाने की वजह से अब हाइड्रोजन एटम्स हो गए 8 और यहाँ पर अभी भी हैं 2, तो इसलिए इसको हम बैलेंस करेंगे। पिक एनी ऑफ दिस एलिमेंट टू प्रोसीड फर्दर, और अब हम किसी एक एलिमेंट को लेते हैं, लेट अस बैलेंस हाइड्रोजन, और हमने क्या ले लिया, हाइड्रोजन। अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए जो अभी तक प्रोसीजर किया उस तरीके से ये पूरा लिख लो। और अब यहाँ पर देखो, रिएक्टेंट में जैसा कि मैंने आपको बताया इस तरीके से जब होता है ना तो इनटू हो जाता है, तो यहाँ पर हो गए हमारे 8, यहाँ पर सिर्फ 2 हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ 4 लिख लेंगे। अगर हम यहाँ 4 लिख लेंगे तो वो सेम चीज बन जाएगी, 4 2 8, तो 8 8 हो गई बैलेंस्ड इक्वेशन। यहाँ हमने 4 लगा दिया और यहाँ भी 4 लगा दिया, तो ये H भी हमारा हो गया बैलेंस्ड। अब हमारा बचा है Fe को बैलेंस करना। तो चलो स्टेप 5 अब हम कर लेते हैं बैलेंस्ड, बचा कुछ अभी। Examine the above equation and pick up the third element which is not balanced। और क्या बैलेंस नहीं है, आयरन बैलेंस नहीं है। तो देखो हमारे यहाँ पर क्या था, यहाँ पर सिर्फ 1 था, यहाँ पर 3 थे, तो क्या हम इसके आगे 3 लगा दें। 3 लगाने से क्या हुआ कि ये तो 3 हो गया और ये भी 3 हो गया। अब और बाकी चीजें चेक करें, हाइड्रोजन तो अभी अभी बैलेंस किया था, 4 2 8, 4 2 8। यहाँ ऑक्सीजन देखें, 4 ऑक्सीजन है और यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन है, यानी हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। Finally, to check the correctness of the balanced equation, we count atom of each element on both sides of the equation। और अभी तो मैंने आपको करके दिखा दिया, लेकिन फिर भी जो बुक में लिखा है स्टेप बाय स्टेप वो देखिए कि अब हमें ये देखना है कि बैलेंस्ड हो गई कि नहीं हुई इक्वेशन। उसके लिए हम दोनों साइड के एटम्स को काउंट करेंगे और वो इक्वल आनी चाहिए। The number of atoms of elements on both sides of equation are equal. This equation is now balanced। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 3Fe है, यहाँ पर भी 3Fe है, ठीक है। यहाँ 4 2 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 4 2 8 8 हाइड्रोजन है। यहाँ पर ये जो 4 है इसमें मल्टीप्लाई होगा, यानी यहाँ 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन है। तो इस तरीके से ये इक्वेशन अब बैलेंस्ड हो चुकी। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। और कोई आपसे पूछे तो बता देना इसको क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। As we make trials to balance the chemical equation by using the smallest whole number coefficient। क्योंकि हम ट्रायल ही तो करते हैं, एक स्मॉलेस्ट जो भी हमें लगता है कोफिशिएंट होल नंबर, तो आपको पता है ना होल नंबर क्या होता है, मैथ्स में आपने पढ़े होंगे होल नंबर, रियल नंबर, इंटीजर वगैरह, वही वाला होल नंबर कोफिशिएंट लेके हम ये हिट एंड ट्रायल मेथड की मदद से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तक तो आपने ये बोला था कि बैलेंस कर लो केमिकल इक्वेशन को, हमने बैलेंस भी कर ली, अब यहाँ तो स्टेप खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, एक और स्टेप आ गया।
अरे हमने केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड कर दी, ठीक है, मतलब आप नहा चुके हो, लेकिन अब नहा धो के आप थोड़ा पाउडर शाउडर भी तो लगाते हो ना, क्रीम व्रीम, तो वही अब हम अपनी केमिकल इक्वेशन को और अट्रैक्टिव बना रहे हैं इसमें और इंफॉर्मेशंस भर के, ठीक है। तो चलो इंफॉर्मेशन डालें इसमें इक्वेशन में, लेकिन ऐसे कैसे डालोगे, मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। केयरफुली एग्जामाइन द अबव बैलेंस्ड इक्वेशन। अभी हमने जो इक्वेशन लिखी थी ना 1.9 में पूरी बैलेंस करके, उसको ध्यान से देखिए। Does this equation tell us anything about the physical state of each reactant and product? क्या इससे हमें ये पता पड़ रहा है कि ये सॉलिड है, लिक्विड है या गैस? हमें कुछ नहीं पता पड़ रहा, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ना? लेकिन हमें ये इंफॉर्मेशन का भी पता होना चाहिए केमिकल रिएक्शन में। To make chemical equation more informative, the physical states of the reactant and product are mentioned along with their chemical formula. तो इसीलिए और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए कोई आपसे अगर पूछे ना कि ये क्यों लिखा जाता है, तो बता देना और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए। तो और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम फॉर्मूले के साथ क्या यूज करते हैं, फिजिकल स्टेट भी लिखते हैं। कि फिजिकल स्टेट कौन कौन सी लिखेंगे कि वो गैसियस है, लिक्विड है ना, सॉलिड है, एक्वस है, क्या है। तो इस तरह की चीजों को भी हम लिखते हैं। अब देखिए, आप गैस का सिंबल समझ गए, जी और एल फॉर लिक्विड। ए क्यू क्या है, ये ए क्यू है एक्वस। एक्वस मतलब कोई भी चीज जो पानी में घुली हुई ना वो एक्वस हो जाएगी। एस मतलब हो गया सॉलिड। इस तरीके से हम बता सकते हैं कि कोई चीज सॉलिड है या लिक्विड। The word aqueous, AQ, is written if the reactant or product is present as a solution in water. जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी सब्सटेंस वाटर में घुला हुआ मौजूद है, हम उसको रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की तरह यूज कर रहे हैं, तो हम उसको एक्वस कहेंगे, एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे उसको, और एक्वस बताने के लिए हम AQ लिख देंगे। अब देखो, अब हमें पता पड़ेगा कि क्या था ये जो Fe था। अब हम यहाँ बता सकते हैं ये सॉलिड था। वाटर, ये वाटर नहीं, ये वेपर है क्योंकि ये गैसियस स्टेट में है। देन जो हमें ये प्रोडक्ट मिला ये भी सॉलिड, और ये हाइड्रोजन, ये तो गैस है। तो इस तरीके से ये सिंबल लिखते ही हमें पता चल गया कि क्या चीज क्या थी। Note that the symbol G is used with H2O to indicate that in this reaction water is used in the form of steam. और देखिए, अगर हमने यहाँ G नहीं लिखा होता तो ज्यादातर लोग यही सोचते कि ये पानी है, H2O यानी पानी। लेकिन G लिखते ही हमें ये पता पड़ गया कि यहाँ ये वाटर के फॉर्म में नहीं है, ये स्टीम के फॉर्म में है, इसलिए ये गैसीय स्टेट में है। Usually, physical states are not included in a chemical reaction or equation unless it is necessary to specify them. तो देखो, usually क्या होता है ना कि ज़रूरी नहीं होता कि आप S, L और ये G, एक्वस ये सब लिखें, लेकिन मैं आपको एक पर्सनल एडवाइस दूंगी कि आप लिखा करिए, इससे ना जो इक्वेशन होगी वो मोर इन्फॉर्मेटिव होगी, और जो भी आपकी कॉपी देखेगा, करेक्शन करेगा, उसको अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। Sometimes the reaction conditions such as temperature, pressure, catalyst, etc. for the reaction are indicated above or below the arrow in equation. For example, तो देखो, आप जो नीचे कुछ equations देख रहे हो, ये लिखा CO, फिर G लिखा है, यहाँ तक तो हमें पता है ये GV क्या लिखा है, ये चीजें तो हमारी समझ में आ रही हैं। लेकिन यहाँ आपको दिख रहा है कि ये 340, ये ATM क्या लिखा है, ये वो ATM तो नहीं है जहाँ से पैसे लेके आते हैं, वो तो नहीं है कहीं। और देखो, यहाँ ये सनलाइट लिख दी, यहाँ क्लोरोफिल लिख दी, ये क्या हो रहा है। तो देखो क्या होता है कि हम रिएक्शन कंडीशंस भी बता सकते हैं कि ये कोई भी रिएक्शन, कोई पर्टिकुलर रिएक्शन कितने टेम्परेचर पे हुआ है, कितने प्रेशर में हुआ है। अब टेम्परेचर प्रेशर तो आप जानते हैं, ठीक है, बचपन से ही होश संभाला है, तो ज्यादातर चीजों में साइंस हो या फिर ज्योग्राफी पढ़ो, टेम्परेचर प्रेशर की बात आती है। लेकिन कैटलिस्ट क्या होता है ना, कैटलिस्ट आपको ना पता हो शायद। तो जो कैटलिस्ट होता है वो क्या करता है ना, रिएक्शन की प्रोसेस को तेज कर देता है।
क्या कर देता है, रिएक्शन की प्रोसेस को तेज कर देता है। इसे डालने से जो रिएक्शन मान लीजिए 1 घंटे में होनी थी, वो 1 घंटे से कम टाइम में हो जाती है, तो ये करता है। और अच्छी बात ये है कि हम जब कैटलिस्ट का यूज करते हैं रिएक्शन में, तो उस रिएक्शन पे ना कोई प्रभाव नहीं पड़ता कैटलिस्ट का। मतलब अगर हमने किसी रिएक्शन में यूज करने के लिए कैटलिस्ट डाली, तो वो कैटलिस्ट जैसी हमने डाली हमें वैसी ही मिलेगी। ये नहीं कि उसमें कुछ चेंजेस आ गए, कुछ केमिकल रिएक्शन कैटलिस्ट में भी हो गया। तो ये सबसे अच्छी चीज है, क्योंकि अगर कैटलिस्ट भी रिएक्ट करेगी तो फिर जो प्रोडक्ट हमें चाहिए वो तो कुछ और ही बन के निकलेगा, है ना। तो इसलिए ये है कि कैटलिस्ट तेज तो करती है केमिकल रिएक्शन, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं करती है रिएक्टेंट्स के साथ। तो ये बहुत अच्छी चीज होती है। अब देखो जो रिएक्शन दिया है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये गैस है, और ये किसके साथ जा रही है, H2 के साथ, और ये 2 जो लगाया है ना, ये बैलेंस वैलेंस किया है। और 340 atm ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इतने एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ये CH3OH यानी एक लिक्विड हमें देती है। उसके बाद दूसरे रिएक्शन में भी देखो, CO2 इन पानी के साथ मिलके इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बनता है, पानी निकलता है। तो ये सारी चीजें बनती हैं। और इन सारे स्टेप का यूज करते हुए जो इक्वेशन 1.2 थी ना मैग्नीशियम वाली, उसको हम अच्छे से इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में उस इक्वेशन 1.2 को हमें करके दिखाइए कि आप उसमें कैसे सॉलिड लिक्विड स्टेट्स दिखा सकते हैं। इस तरीके से कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे।